हेलो दोस्तों। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। पार्ट ए में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश कर लिया था। तो अभी हम प्योरली एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसी का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आता है पहला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, एक्चुअल में इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं, फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक आगे लाइन लिखा हुआ है, ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट का बनना तो कंपलसरी है, लेकिन वो एक ही इंडिविजुअल से बन रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, या दो अलग अलग से बन रहा है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल, आगे यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि आखिर क्या है। सेम इंडिविजुअल से अगर मेल और फीमेल बन रहे हैं और अगर अपोजिट से बन रहे हैं तो ठीक है। फिर जब ये मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, उसके बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं। सो इन्हें फ्यूज़ होना होता है, फ्यूज होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। वो एक प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट आगे जाकर डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस काफ़ी एलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है अगर हम कंपेयर करें ए सेक्सुअल से। ए सेक्सुअल वाला रैपिडली हो रहा था क्योंकि वहाँ हम सेल डिवीजन वगैरह करा रहे थे, तो वहाँ डायरेक्ट हो रहा था, स्पीड में हो रहा था। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, बिकॉज फ्यूज़न जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग्स आती हैं, और वो ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जबकि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था ए सेक्सुअल वाले में कि आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होती हैं, एकदम उन्हें क्लोन कहा जाता है, मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली एकदम बिल्कुल वो अपने पेरेंट के ही जैसे थी। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, तो इसीलिए वो थोड़ा डिफरेंट आएंगे, एकदम आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अगर हम कई सारे डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, तो पता चलता है कि दे शो सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी, यानी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में वो बहुत ही डिफरेंट है ना। ग्रेटली वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन दे शेयर सिमिलर पैटर्न। कहने का मतलब यह है कि प्लांट, एनिमल और फंजाई दिखने में अलग, बनावट में अलग, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग, लेकिन रिप्रोडक्शन का मेथड उनका सेम है। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या इनमें कॉमन क्या है ना। अब कॉमन फीचर्स पढ़ते हैं। देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ में एक स्टेज पे पहुंचना होता है। वो स्टेज ग्रोथ की है, मैच्योरिटी की है। तो ग्रोथ और मैच्योरिटी की एक निश्चित स्टेज है, वहाँ तक पहुंचना ही होता है जस्ट बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबल बन रहा है, तो उसको कैपेबिलिटी आने से पहले उसके अंदर एक ग्रोथ और मैच्योरिटी की फेज़ आएगी। ठीक है, तो जो पीरियड ग्रोथ का पीरियड होता है उसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में हम उसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे। लेकिन अगर बात प्लांट की करें कि भाई प्लांट भी अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उससे पहले की ग्रोथ की स्टेज क्या होगी उसके लिए, तो उसको नाम देते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, ये फेज़ के ड्यूरेशन है, अलग अलग ड्यूरेशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इनके ड्यूरेशन भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज।
अगर हम जुवेनाइल फेज एंड होगी, जुवेनाइल फेज एंड होगी मतलब ग्रोथ पूरी हो गई है ऑलमोस्ट, तो जब ग्रोथ पूरी हो रही होती है तब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो रही होती है। ठीक है, तो एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, या फिर ऑनसेट भी बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ या ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जो हमें आसानी से देखने को मिल सकती है कहाँ, हायर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जब उनमें फूल आना शुरू होते हैं, व्हेन दे कम फ्लावर, फ्लावर की तरफ जब आना शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चंस दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट और मैंगो, कई सारे प्लांट दे दिए और पूछा गया है इनमें फूल आने में, फ्लावर आने में कितना टाइम लगता है। तो देखो मैरीगोल्ड, राइस और व्हीट की अगर बात करें तो ये एनुअल प्लांट्स हैं, यानी कि साल में एक बार ही इन पे आएगा फ्लावर, तो एनुअल प्लांट्स हैं। ठीक है, ये लगभग 3 महीना लेते हैं, टेक्स अराउंड 3 मंथ फॉर फ्लावरिंग, फूल आने में इनको करीब 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंगो और कोकोनट की बात करें तो ये पेरिनियल प्लांट हैं, इनमें काफ़ी लंबा समय लगता है, 3 से 6 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, तो मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट एनुअल प्लांट हैं एंड इनमें कम टाइम लगता है, 3 मंथ में ही फ्लावरिंग हो जाती है। जबकि मैंगो, कोकोनट में देखें तो ये पेरिनियल हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में कि इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में वेयर, जहाँ पे फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, जहाँ पे फ्लावरिंग एक से ज़्यादा बार हो रही है, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फॉलोइंग पीरियड। तो उस इंटर फॉलोइंग पीरियड यानी उसके बीच की पीरियड जो है उसको तुम क्या बोलना चाहोगे, जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर। तो देखो जब बात ऐसे प्लांट की आती है, जब बात ऐसे प्लांट की आती है जहाँ पे फ्लावरिंग मोर देन वंस हो रही हो, तो हम कहते हैं कि पहले वहाँ पे जुवेनाइल फेज आएगी, इंटर फॉलोइंग पीरियड की जुवेनाइल फेज आती है। एक्चुअल में ये वो फेज़ या वो पीरियड है, जुवेनाइल इंटर फॉलोइंग पीरियड, ये वो पीरियड होता है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव फेजेस के बीच का होता है। ठीक है, मतलब जब फ्लावरिंग हो रही है तो उनके बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव फेज जो आएंगी उस पीरियड को बोलते हैं इंटर फॉलोइंग पीरियड, और ये जुवेनाइल फेज शो करेगा। लेकिन जब पहली बार फ्लावरिंग हो जाएगी, फर्स्ट फ्लावरिंग होने के बाद जब सेकेंड फ्लावरिंग होगी, दोबारा फूल आएंगे, तब वो मैच्योरेशन फेज भी शो करेगा। ठीक है, ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स, ये सब सीजनल हैं, ऐसे क्यों। सीधा सा है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, ये सीजनल है मतलब पर्टिकुलर सीजन पे आते हैं। और अगर उसका भी थोड़ा डीप लेवल पे आंसर जानने की कोशिश करें कि भाई सीजन पे ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा एक रिश्ता होता है फोटो पीरियड इफेक्ट की वजह से। इनको स्पेसिफिक फोटो पीरियड यानी कि वो टाइम चाहिए होता है, तभी ये अपना फ्रूट्स दे पाएंगे। ठीक है, तो मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स वगैरह सीजनल फ्रूट्स होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं ना जो पूरे साल फूल देते हैं जैसे सदाबहार, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सीजनल फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझने को मिलेगा। जैसे एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स की बात कर लेते हैं। जो एनुअल और देखो 3 तरह के प्लांट्स होते हैं ना, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव और सेंसेशन फेज देते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज, यानी कि इनमें तो क्लियर कट है, शो कर रहे हैं। लेकिन पेरिनियल की बात करें अगर, तो वहाँ पे इन तीनों फेजेस को क्लियरली डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय लगता है उनमें, है ना, इसलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग आती है। जैसे बैम्बू ट्री की बात कर लें, उसमें फ्लावर लाइफ टाइम में एक ही बार आता है, और जनरली ये गैप होता है करीब 50 से 100 साल का। ठीक है, 15 to 100 ईयर के बीच में एक बार फ्लावर आता है, उसके बाद ढेर सारे फ्रूट्स आएंगे एंड उसके बाद ये डेथ कर जाएगा। इसी तरह का एक और प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम नीलकुरंजी भी बोलते हैं। इसमें फ्लावर्स 12 साल में एक बार ही आता है। ठीक है, और ये यूजुअली सितंबर अक्टूबर 2006 के टाइम पे आया था, उसके बाद एक बार फिर आया। तो ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो इसमें 2006 ही अभी तक दिया गया है, मतलब अभी अपडेट नहीं की गई है एनसीईआरटी। ठीक है, सो इट्स मास
इसमें होता क्या है, अभी इसमें नीलकुरंजी के पॉइंट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी फ्लावरिंग 12 साल में एक बार होती है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरिया। जैसे अगर आप केरल जाओ, कर्नाटक या तमिलनाडु, तो उसमें ब्लू स्ट्रेचेस दिखाई पड़ेंगी बहुत सारी, पूरा हिल जो होता है, पूरा पहाड़ कवर्ड दिखेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें फ्लावर हो जाते हैं। और यही टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करता है, इसकी वजह से काफ़ी टूरिज्म है वहाँ पे, ठीक है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुवेनाइल फेज से पहले एनिमल्स में मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव होने से पहले कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कौन से हैं? मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज भी, इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। नाउ यहाँ एक पॉइंट पूछा गया है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ये इसके बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ाया भी जाएगा कि भाई मैच्योरिटी या प्यूबरिटी के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे पिच बदल जाना वॉइस की, बेयर्ड का आना, है ना। तो इस तरह के काफ़ी चेंजेस होते हैं। सो एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बर्ड की बात करें, डू द ले एग्स ऑल थ्रू ईयर्स। तो अगर हम बात करें किसी चिड़िया की या बर्ड की, क्या वो पूरे साल अंडे देती है, एग्स देती है, या फिर ये एक सीजनल फिनोमिना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही देगी। और उसके अलावा फ्रॉग और लिजार्ड में क्या रहता है, किस तरह से वो अंडे देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि बर्ड्स जो होती हैं, जो नेचर में रहती हैं, मतलब हमने उनको किसी फार्मिंग में नहीं डाला हुआ है, जो नेचर में बर्ड्स रहती हैं वो केवल सीजन पे ही एग देंगी, ठीक है, सीजनली एग्स ले करती हैं। लेकिन अगर बात पोल्ट्री फार्मिंग की हो, जो मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में बात करें तो बर्ड्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है। कैप्टिविटी मतलब है पोल्ट्री फार्म में जब रखा जाता है, वहाँ पे आप देखो तो वो थ्रू आउट द ईयर अंडे देती रहती हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें ये क्लियर होता है कि जो लेइंग एग्स है, अंडे देना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज ए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसका यूज़ हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कर लेते हैं। सो द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस। तो जो प्लेसेंटल मैमल हैं उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस भी आते हैं। साइक्लिकल चेंजेस कहाँ आते हैं? उनकी ओवरीज के अंदर, एसेसरी डक्ट्स में आते हैं कुछ चेंजेस, एज वेल एज हार्मोनल चेंजेस भी होता है, ठीक है। कब होता है? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। सो द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट करती हैं साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, काऊ हो गया, शीप हो गई, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर वगैरह, ये जितने भी नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं, इनमें जो साइक्लिकल चेंजेस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो ईस्ट्रस साइकिल कहलाता है। जबकि अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, जैसे मंकी, एप या फिर ह्यूमंस, उनमें इसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो केवल नाम बदल जाता है। और कई मैनी मैमल्स ऐसे भी हैं जो स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, जो नेचुरल कंडीशन में रह रहे हैं, जैसे, ठीक है, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही इस तरह की साइकिल को एग्जिबिट करते हैं, उन्हें हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें मोस्टली मैमल्स आते हैं जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, ठीक है, ओके। यानी जो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर सकें वो कंटिन्यूअस ब्रीडर, और जो सिर्फ सीजन्स पे कर सकें वो सीजनल। सो दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, हम सब बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, इफ़ वी लॉन्ग एनफ, अगर हम एनफ एज तक जी रहे हैं तो एक ना एक दिन फिर हम ओल्ड हो जाएंगे। एंड इट इज़ समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज,
बट व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, ये ऐसी चीज़ है कि भाई हमें पता तो चलता है कि हाँ ये वाला प्लांट बहुत ग्रो कर गया है, अब ये ओल्ड एज का हो गया या ये इंसान ओल्ड एज का हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ग्रोइंग ओल्ड का क्या मतलब है? ग्रोइंग ओल्ड का बायोलॉजिकली ये मतलब है यहाँ पे कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, की रिप्रोडक्टिव एज ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रही है, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस और ओल्ड एज। तो सेंसेंस मतलब बुढ़ापा या ओल्ड एज की तरफ जाने वाला एक पैरामीटर है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर आर कंकॉमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। जब हम बूढ़े होते हैं ना, जैसे भी यंग एज में आप कुछ भी खा रहे हैं काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, और बाद में जैसे जैसे बॉडी ओल्ड होने लगती है कुछ ऐसे चेंजेस दिखने लगते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन को एंड की तरफ दिखा रहा है, और ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और फाइनली ओल्ड एज के बाद में डेथ आ जाती है। यही चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी कि भाई बर्थ, फिर देन ग्रो, मैच्योर हुए, देन फाइनली डेथ, तो एक साइकिल थी वहाँ पे, ठीक है। इन बोथ प्लांट हो या एनिमल्स, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। ये जो तीनों फेजेस हमने बताई, इनके बीच की जो ट्रांजिशंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन्स। यानी कि ये कौन सी फेज कब आएगी, फिर कौन सी फेज कब ख़त्म होगी, फिर कब दूसरी शुरू होगी, कब तीसरी शुरू होगी, तो इन फेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो अगर हम हार्मोन्स के बीच और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन की बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और ये एसोसिएटेड हैं बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियरल एक्सप्रेशन क्या होगा? भाई हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनमें, तो बिहेवियरल एक्सप्रेशन से भी ये जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से भी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे रेगुलेट भी करेगा, राइट। इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? तो देखो, जब मैच्योरिटी आ जाती है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ इवेंट एग्जिबिट करेंगे, कुछ प्रोसेस एग्जिबिट करेंगे, और ये इवेंट या फिर ये प्रोसेस हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, इनमें कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने को मिलती है, इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। यानी कि इनमें एक फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जबकि इनमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट आते हैं, दो एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स, एलोबरेट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, फिर भी वो एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसी फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आगे पढ़ोगे कि इसी को सिंगैमी भी बोल रहे होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकेंड एंड थर्ड पे ये पॉइंट आता है। तो पहले तो जाइगोट बनेगा, पहले तो गैमिट्स बनेगा, फिर वो दोनों, मेल गैमिट बन गया, फीमेल गैमिट बन गया, फिर मेल और फीमेल दोनों फ्यूज़ हो गए, फ्यूज होने के बाद में दोनों ने जाइगोट बना लिया, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, आगे एम्ब्रियो फिर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 3 अलग अलग स्टेज में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। जैसे पहली आती है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन को देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा? 2 इवेंट आते हैं मेनली। एक तो गैमिटोजेनेसिस होती है। अब गैमिटो मतलब गैमिट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2, अगर बन गए, फॉर्मेशन हो गया, तो फिर गैमिट्स ट्रांसफ़र कर जाएंगे। तो यहाँ कितना होगा काम? यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा काम हो रहा है, गैमिट्स को बनाओ, फॉर्म करो और फिर उन्हें ट्रांसफ़र करो, इतना है
प्री वाला, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले ये होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं गैमेटोजेनेसिस को। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि दो टाइप के गैमेट्स, मेल हो और फीमेल हो, मेल एंड फीमेल, ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स की प्लॉइड यानी कि न्यूक्लियस कितने होते हैं? गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, स्मॉल एन से शो किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट, इन सम एल्गी, कुछ एल्गी ऐसी हैं जिसमें दो गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जिसमें दो गैमेट्स आपस में इतने सिमिलर लगते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज। उनको कैटेगराइज कर पाना, अलग अलग पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा गैमेट है। ऐसे केसेस में हम इन्हें बोलते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स कहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम इन्हें क्लियरली कैटेगराइज कर सकते हैं, जहाँ हमें दिख रहा है कि भाई मेल अलग है और फीमेल अलग, उनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, यानी उन्हें क्या बोलेंगे कि ऐसे, और उसमें सॉरी, ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हों, क्लियरली हम उन्हें समझ सकें कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा, वो हेट्रोगैमेट्स हैं। जहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाता वो आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स हैं। होमो मतलब एक जैसे ही हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए तो हम नहीं पहचान पा रहे मेल और फीमेल कौन सा है, ठीक है। फिर आता है इन सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स को हम, जहाँ हम पहचान हेट्रो वाले की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम इनको, मेल वाले को एंथीरोजॉइड या स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला डायग्राम है क्लैडोफोरा, एक एल्गी है क्लैडोफोरा, इसके गैमेट्स आप देख सकते हो, ये आई यानी होमो, एक ही जैसे हैं। अब आप इनको देख के नहीं बता सकते कौन सा मेल कौन सा फीमेल, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो सकता। फिर सेकंड पे देखा जाए तो हेट्रोगैमेट्स लिखा हुआ है, ये एक फ्यूकस, फ्यूकस भी एक अलगा ही है। इनके गैमेट्स अलग अलग दिख रहे हैं, देखो ये सर्कुलर वाला फीमेल दिख रहा है, ये इधर छोटा सा जो बनना हुआ है चुन्ना सा, ये मेल वाला दिख रहा है। ऐसे सी ह्यूमन की बात करें, ये तो बिल्कुल क्लियर आपको डिफाइंड है, ये एक स्पर्म हो गया, ये एक एग हो गया, या है ना ओवम हो गया, ठीक है, तो ये भी क्लियर। उसके बाद आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो व्हाट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जनरली इन्वॉल्व क्या कर रहा था, गैमेट्स का फ्यूजन करवा रहा था। पहले तो गैमेट्स बन गए थे, फिर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा था। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच है? हमेशा से जो है गैमेट्स फ्यूज ही होंगे? तो बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में हैव बोथ, प्लांट्स में हैव both male and female reproductive structure in the same plant। तो प्लांट के पास में ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में हो, तो ऐसे को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके पास या तो मेल ही है या फिर फीमेल ही है, दोनों नहीं है, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ फंजाई और प्लांट्स के बारे में बात करें तो उनमें हम इसी चीज़ को, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल को ही हम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक नाम भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फंजाई और प्लांट्स हैं जिनमें इस टर्म, इसको हम होमोथैलिक टर्म देते हैं या मोनोइशियस कहते हैं। होमोथैलिक एंड मोनोइशियस टर्म दिया जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है? बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। तो अगर होमोथैलिक या मोनोइशियस लिखा है तो इसका मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन है। लेकिन अगर हेट्रोथैलिक या फिर डायोशियस लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। होमो मोनो बाइसेक्सुअल के लिए है, हेट्रो और डाई यूनि के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, मेल फ्लावर होता है, उसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेमिनेट क्या है। यूनिसेक्सुअल, इस पे ध्यान देना है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, ठीक है। मतलब ये स्टेमन बियर कर रहा है, जबकि हम फीमेल की बात करें तो इसे पिस्टिलेट बोलेंगे क्योंकि ये पिस्टिल बियर करता है। पिस्टिल एक यूनिट है, ठीक है। और इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी तो जिसमें मेल एंड फीमेल्स मे बी प्रेजेंट एट द सेम इंडिविजुअल। अगर सेम पे हैं तो क्या बोलेंगे? मोनोइशियस। अभी ऊपर वाले पॉइंट में ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई ना मोनोइशियस, और अगर सेपरेट इंडिविजुअल में तो डायोशियस कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, some examples of monoecious plants are cucurbit
एंड कोकोनट। कुकुरबिट और कोकोनट मोनोइशियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं, जबकि पपाया और डेट पाम की बात करें तो ये डायोशियस प्लांट के एग्जाम्पल्स जितने भी एनसीईआरटी में लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। मोनोइशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल कुकुरबिट एंड कोकोनट, डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम्स। ठीक है, अब आता है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के बारे में। तो ये तो प्लांट्स के बारे में हो गया ना, अब आता है एनिमल्स के बारे में। देखो, अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। इसका मतलब इनके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। जबकि अगर हम कॉकरोच की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है। ठीक है, कॉकरोच या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक में ही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट आता है सेल डिवीजन। जब गैमिट बनते हैं, गैमिट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन भी होता है। तो देखो, गैमिट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज, जितनी भी ऐसी स्पीसीज हैं जो हेट्रोगैमेटिक हैं, मतलब मेल और फीमेल ये दोनों पाए जा रहे हैं, सेम नहीं है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो मेल एंड फीमेल दो टाइप के गैमिट पाए जाते हैं, उसे हेट्रोगैमिट बोलेंगे। अगर सेम टाइप हो, कोई टाइप ही ना चेंज हो, तो वो होमोगैमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमिट्स, दो टाइप के जो गैमिट्स पाए जाते हैं उस तरह की स्पीसीज में, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटिक। गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं, जबकि दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज, जिस प्लांट बॉडी से वो अराइज हुए हैं, जिससे वो बने हैं, वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना, गैमिट हैप्लॉइड होगा या फिक्स है, वो गैमिट डिप्लॉइड नहीं हो सकता, लेकिन गैमिट के जो पेरेंटल बॉडी है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए हैप्लॉइड पेरेंट। एक हैप्लॉइड पेरेंट गैमीट्स प्रोड्यूस करता है बाई माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन जब होता है तब हैप्लॉइड वाला गैमेट्स बना देता है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि ये हमेशा यही वाला डिवीजन करेगा, मियोसिस होगा ही नहीं, है ना? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये इसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है, देखो कि बहुत से सेवरल ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, इन सभी के पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है ना? बट इन ऑर्गेनिज्म जो टेरिडोफाइट से बिलोंग कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग कर रहे हैं, अब क्लास 11 का प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो टेरिडो और जिम्नो की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स को भी इंक्लूड कर लो, तो ये सब डिप्लॉयड रखते हैं पेरेंटल बॉडी। ठीक है, तो सब में अलग अलग हो सकती है, तो उसी बॉडी कैसी है उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मियोसिस होनी है या माइटोसिस होनी है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि मियोसिस यानी कि जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, हैज़ टू अकर इफ़ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट। जब एक किसी डिप्लॉयड को गैमेट बनाने हैं, यानी कि सीधे समझ लो, देखो गैमेट तो दोनों में हैप्लॉयड ही बनेगा। अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, ठीक है, अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है तो ये माइटोसिस करेगी, और अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस करेगी। दोनों ही केस में गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स दोनों ही केस में हैप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं हैप्लॉयड और उसके होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के। जैसे अर्थवर्म इज़ अ बाइसेक्सुअल एनिमल, है ना? यहाँ पे देखो क्लाइटेलम दिखाया गया, ये द टेस्टिस दिखाया गया, ओवरी दिखाया गया, तो टेस्टिस ओवरी एक ही अर्थवर्म में है ना, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। नीचे कॉकरोच दिखाया गया है, कॉकरोच में देखो मेल अलग दिख रहा है, फीमेल अलग दिख रहा है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। ऐसे ही फिर मोनोइशियस प्लांट, ये एक प्लांट दिखा दिया गया है ना, कारा है, कारा इज़ अ मोनोइशियस प्लांट, ये भी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, मोनोइशियस प्लांट कारा। इसमें देखो ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन एक ही में है। ठीक, फिर नीचे एक दूसरा प्लांट दिखा गया है मार्केंशिया, डायोशियस प्लांट है देखो, और कीगोनियोपोर अलग है, एंथीरिडियो मेल वाला अलग है, फीमेल वाला प्रोथेलस अलग है, राइट। फिर एक लास्ट आता है बाइसेक्सुअल प्लांट, स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो का फूल बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है, ये भी बाइसेक्सुअल है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्रोमोसोम्स नंबर आते हैं। एक टेबल है एनसीईआरटी में दी गई है कि मियोसाइट में डिप्लॉयड होता है क्रोमोसोम का नंबर, प्लॉयडी डिप्लॉयड होती है, और गैमिट्स में हैप्लॉयड होते हैं।
तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर रहता है, ठीक है। तो ये कई बार पूछ सकते हैं कि भाई कितना क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन ये बात याद रखना है कि वो गैमिट में पूछ रहे हैं या फिर मियोसाइट में, ठीक है। तो छोटा सा टेबल है, जैसे ह्यूमन बींग्स तो सभी को याद रहता है कि गैमिट में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और मियोसाइट में तो 46 हो जाएंगे ये, क्योंकि वहाँ हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कुछ नहीं, डबल करना है बस। गैमिट में 23 हैं तो मियोसाइट में 46 हो जाएंगे। हाउस फ्लाई गैमिट में 6 हैं तो मियोसाइट में 12 हो जाएंगे। रैट की बात करें, गैमिट में 21 है तो 21 का जस्ट डबल 42 हो जाएगा। डॉग्स का 39 होता है गैमिट में तो मियोसाइट में 78। कैट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे 90 है तो ये 38 हो गया। फ्रूट फ्लाई का 4 है तो ये 8 हो गया। ऐसे ही ऑफियोग्लासम जो कि एक फर्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर इसी के पास है। गैमिट्स में 630 है, यहाँ पे ये 1260 हो गया। एप्पल की बात करें, सेब, जहाँ पे गैमिट्स में 17 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एप्पल के पास, लेकिन मियोसाइट्स में देखो तो इसका जस्ट डबल 34। तो ठीक है, एक याद रखना है, दूसरे को डबल कर देना है। इसको याद रखने की ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक्स का एक अलग से शॉर्टकट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब आता है जैसे राइस को देख लो, राइस में गैमिट के अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर जो है 12 ही होता है, लेकिन मियोसाइट में डबल हो गया 24। मेज़ में 10 है, मियोसाइट में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 20। पोटैटो में 24 का डबल कर दो 48। बटरफ्लाई में 190 है तो 190 का डबल 380 हो गया। अनियन में 8 है, अनियन में 8 का डबल मियोसाइट में 16 हो गया, ठीक है। तो ये तो बस डबल कर देना है। तो टेबल को याद कराने का अलग से एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो डाल देंगे जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अभी हमारा इस हेडिंग में लास्ट के 2 पॉइंट बचे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जैसे मियोसाइट। मियोसाइट है तो गैमिट मदर सेल, ठीक है, याद रखना गैमिट मदर सेल डिप्लॉयड है, ये मियोसिस करती है। और जब मियोसिस एंड होती है, एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। एक गैमेट के अंदर केवल एक ही सेट जाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ तक का लेक्चर ख़त्म हो गया, गैमेट ट्रांसफ़र। और आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम एक थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको NCERT पॉइंट वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट्स के फॉर्म में आपको समझ में आ रही होगी। बाकी आपको जो भी इसमें डाउट आता है या किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।